अपने प्रदेश की जनता का दर्द समझता है, प्रदेश की जनता का दुख समझता है, प्रदेश की जनता का गम समझता है, वो ये शख्स वही कर सकता है जिसके दिल में इंसानियत हो। और हमें फक्र है कि हम उस शख्स के सिपाही हैं जिस शख्स के दिल में इंसानियत है और एक महान नेता है, महान लीडर है, आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं प्रोफेसर बी पांडे साहब, बी पांडे जी का परिचय देते हैं हम आपको। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं तथा समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप चित्रकूट के विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। शिक्षकों के कल्याण के लिए, उनके सम्मान और उनके हक और अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। बहुत महान काम कर रहे हैं। एक तरफ जो हम देख रहे हैं, जो हमारे शिक्षकों के साथ जिस तरह से लाठियां चलाई जा रही हैं, सड़क पे दौड़ा के जिस तरह से बर्बरता से लाठियां चल रही हैं, जिस तरह से उनको घायल किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, जो भी शिक्षक है उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, देख के तकलीफ होती है, देख के दर्द होता है, देख के आंख भी भर आती है कि किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसको रोकेगी उत्तर प्रदेश की जनता, इसको रोकेगी और शिक्षकों का सम्मान, सबका सम्मान होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो सम्मान करने वाली पार्टी है, सम्मान देने वाली पार्टी है। आदरणीय बी पांडे साहब, आपसे निवेदन है कि आप यहां पर तशरीफ लाएं और अपने विचार रखें, लोगों तक बताएं, और लोग आपको सुनने को बेकरार हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पे आइए। जोरदार तालियों से, अपनी करतल ध्वनि से आदरणीय बी पांडे हमारे गुरु जी, इनका स्वागत कीजिए। आपका स्वागत है, बहुत बहुत। आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज अपने जनप्रिय नेता के नाम के शाब्दिक अर्थ से ही इस रैली का शुभारंभ करना चाहता हूं। जो अखिल है वह ईश है, जो ईश है वह सर्व है, अखिलेश पर अब गर्व है, अखिलेश पर अब गर्व है। बहुत कुछ आप समझ गए होंगे कि अखिल का अर्थ होता है पूर्ण, और पूर्ण जो होगा वही ईश होगा, और जो ईश होता है वही सब कुछ होता है। तो नाम के शाब्दिक अर्थ से भी आप समझ गए होंगे कि हमें सौभाग्य से एक ऐसे नेता के निर्देशन में काम करने का अवसर मिला है जो कि हृदय की विशालता में, मस्तिष्क की सोच में, उदारता में, उनके तुलना में वर्तमान भारत में कोई नेता परिलक्षित नहीं है। मित्रों, सभी समाजवादी साथियों से अनुरोध है कि 2017 से ही सुन रहा हूं कि 22 आने दीजिए। समाजवादियों के मन में पीड़ा और कसक थी जिस दिन आपकी सरकार चली गई और हम समाजवादी मिल करके भी अपने जनप्रिय नेता, जिन्हें भैया शब्द से संबोधित किया जाता है, भारत में कोई नेता नहीं है जिसको कि भैया शब्द से संबोधित किया जाता है, नहीं बना पाए। तब से कसक थी कि 22 आने दीजिए, 22 आने दीजिए, 22 आने दीजिए। 22 आ गया, आ ही नहीं गया। चुनाव की घोषणा भी हो गई, नामांकन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। अब प्रतीक्षा की घड़ी पूरी तरह समाप्त हो गई। अब हम समाजवादियों की परीक्षा की घड़ी आ गई। प्रतीक्षा कन्वर्ट हो गई प्रतीक्षा में, परीक्षा में। परीक्षा शब्द बड़ा व्यापक है, किन किन बिंदुओं पर परीक्षा होनी है इसकी संक्षिप्त चर्चा कर देना चाहता हूं। श्रोता में सभी समाजवादी परिवार के लोग जुड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से उस दिन भी हमने चर्चा किया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे शिक्षक सभा का दायित्व दिया है, तो शिक्षा प्रेरकों की परीक्षा है, शिक्षा मित्रों की परीक्षा है, अनुदेशकों की भी परीक्षा है, वित्त विहीन शिक्षकों की परीक्षा है, सवित्त की परीक्षा है, राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की भी परीक्षा है। क्या परीक्षा
इच्छा है कि सबसे पहले उन्हें अपना हित और अहित का बोध होना चाहिए। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु और पक्षी भी अपना प्रॉफिट और लॉस जानता है, हित और अहित जानता है। हम शिक्षक होकर अगर यह नहीं जान पाते तो जानने का प्रयास करें कि अगर शिक्षकों का कभी भला हुआ है या कभी भला होगा तो वह समाजवादी सरकार है। विगत शैक्षणिक अनुभव के आधार पर डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि शिक्षकों का जब और कर्मचारियों का जब जब भी भला हुआ है समाजवादी सरकार ने किया है। और आगामी सरकार जब आपके प्रिय नेता जिन्हें भैया आप कहते हैं उनकी सरकार बनेगी तभी शिक्षा प्रेरक से लेकर शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन और राजकीय शिक्षकों का भला होगा। अभी आप सुन रहे थे, उस दिन हमने चर्चा में पुरानी पेंशन की बहाली की बात की। बहुत बड़ा मानवीय दृष्टिकोण जिसका होगा ऐसा ही नेता इस प्रकार का निर्णय लेगा। इतिहास साक्षी है कि पूर्व में उन्होंने मानवता के आधार पर ही मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए ही 1,72,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित कर सहायक शिक्षक बनाने का काम किया था। ऐसे नेता से ही उम्मीद थी। उस दिन हमने चर्चा किया था निहारना, सभी शिक्षक और कर्मचारी जिसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, आशा भरी नजरिए से दृष्टिपात कर रहे हैं। और उस नेता ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली और वित्त विहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय की बात स्वीकार कर ली। हम समस्त शिक्षक परिवार, लाखों शिक्षक और कर्मचारियों के परिवारों की ओर से ऐसे अपने जनप्रिय नेता को हार्दिक कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। मित्रों, बात हमने की परीक्षा की। परीक्षा का विषय क्या होगा? आप परीक्षा में जा रहे हैं, सारे शिक्षक, सारे समाजवादी, सारे नौजवान परीक्षा देने जा रहे हैं। 2022 की परीक्षा है और जिसमें आपको टॉप भी करना है। और टॉप करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। और तैयारी किस बात की करेंगे? 3 बात आपको जान करके जाना है परीक्षा में। जनता के बीच में जाना है, दरवाजे दरवाजे जाना है, अपने विद्यार्थियों के लिए भी जाना है। वह 3 बातें क्या बतानी होगी आपको कि नीति, नेका और नियत। नेका और नियत, आपकी नीति क्या है? क्या भारत में जितनी राजनैतिक पार्टियों की नीतियां हैं आपको बताना होगा कि सबसे बेहतर नीति समाजवादी नीति ही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतनी बड़े आबादी वाले देश के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बहुत घातक है और समाजवादी व्यवस्था ही जन कल्याण के लिए साधक है। आपकी नीति है समाजवादी व्यवस्था और यह सुखद संयोग है कि उस समाजवादी नीति के आदरणीय नेता कौन है? हमारे जनप्रिय नेता, जिनमें उदारता है, राष्ट्र प्रेम है, जन प्रेम है, विभेदवादी नीति नहीं है, काम नहीं किया, खुशी का माहौल नहीं किया, अपव्यय नहीं किया, राम के जाने के शोक में बैठी रही, रुपया आता रहा, व्यय एक नहीं हुआ। तो यह 14 साल नहीं 5 साल करके दिखा दें, और क्यों नहीं दिखा दी? और कोई 14 साल दिखा दे तो रामराज अपने आप आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। यह है कथनी और करनी का अंतर। कथनी तो राम राज्य की कहावत एक बता देना चाहता हूं कि एक कुत्ते को किसी ने मारा था, वो भूखता हुआ राज दरबार लगा था, आया बाहर। चौकीदार ने कहा जाके दरबार में कि कुत्ते की कुछ शिकायत है, कहीं ले आओ। कहीं हुजूर जो है या सरकार, यहाँ कुत्ता वर्जित है, आना जो हुक्म हो। तो कहा मैं चलता हूं। राम जी स्वयं निकल के बाहर गए, दुम हिलाते हुए कुत्ता वहां तक ले गया जिसने मारा था, फिर वह दंडित हुआ। और आज भाजपा के नेता किसानों के पास मिलने नहीं गए। किसान आंदोलन होता रहा, सड़कों पर कील गाड़ी जाती रही, उनको लतियाता जाता रहा,
उनको आतंकवादी कहा जाता रहा, लेकिन कोई उनकी समस्या को सुनने के लिए नहीं गया। जो किसान भारत की धरोहर, भारत कृषि प्रधान देश है, और जिस राजा ने, जिस राज्य में अगर किसानों की सुनवाई नहीं है, उस राज्य को आप क्या कहोगे भाई? बोलो ना, वो अच्छा राज्य है? अंधेर नगरी है। और इस अंधेर नगरी चौपट राजा को आप राम राज्य कहोगे क्या? तो राम राज्य को मित्र बदनाम न करें। यह समाज में आप बताइए, राम राज्य बड़ी ऊंची परिकल्पना है। दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं व्यापार। और उस राम राज्य को आज ये लोग तुलना कर रहे हैं। तो इसलिए सिद्धांत जनता में जन जन तक परीक्षा, यही हम बता रहे हैं कि आपकी परीक्षा है, आपको बताना क्या है। आप शिक्षकों से ज्यादा प्रेरित करता हूं कि आपको बताना है कि 7वां वेतनमान किसने दिया। हम पेंशनर को जानते हैं, हमारी पेंशन भी माननीय जी ने अपने कार्यकाल में 7वां वेतनमान का पेंशन दे दिया, और नहीं अभी तक घूमता रहता। ये पहली सरकार है कि कोरोना के बहाने कर्मचारियों का डीए 2 साल तक नहीं मिला। महंगाई बढ़ती रही और डीए रोक दिया गया। कोरोना के बहाने क्या क्या हुआ, ये हमारा टॉपिक आज का नहीं है। हम केवल चर्चा करना चाहते हैं कुछ बिंदुओं की। जो परीक्षा आप देने जाओगे, अपने नेता के बारे में बताना होगा, समाजवादी नीति के बारे में बताना होगा, और अपने नेता की नीयत के बारे में बताना होगा। अगर आप बताने में कामयाब हो गए, जनता में कामयाब हो गए, अपने शिक्षकों से कहना चाहूंगा कि अपने शिष्यों को बताएं। अगर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को, छात्रों को, उन परिवारों को बताने में कामयाबी हासिल कर ली, तो 10 मार्च का दिन आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। 10 मार्च का सूर्यास्त, उसी के साथ भाजपा के तंत्र का, झूठ तंत्र का, माया तंत्र का भी सूर्यास्त हो जाएगा। डबल सूर्यास्त होगा एक साथ, सूर्य का अस्त और भाजपा के कुचक्र का भी अस्त हो जाएगा। और एक आपके पास ऐसी सरकार आएगी जिसके बारे में एक वाक्य है कि भाषा, जरा नोट करिएगा मन में, भाषा देश परंपरा जाति संप्रदाय संबंधी अनेकानेक विविधताओं से युक्त यह भारतीय समाज में विकास का मार्ग प्रशस्त केवल माननीय श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। भारत में भाषा की भिन्नता है, भेष की भिन्नता है, पर हर 5 गांव के बाद एक नई परंपरा है। धर्म की भिन्नता है, संप्रदाय की भिन्नता है, लेकिन उन विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला सिद्धांत कौन है? वह है समाजवादी सिद्धांत। और हमें गर्व है कि उस सिद्धांत पर आधारित पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सबके प्यारे नेता भैया शब्द से जिन्हें अभिहित किया जाता है, यह सुखद संयोग है। मित्रों, समाजवादी नीतियों को प्रसारित करना यह भारत की आवश्यकता है। भारत को विकसित मार्ग पर जाने के लिए यह प्रशस्त सोपान है कि हम समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और परीक्षा में पास हो जाएं। अगर आप पहुंचाने में सफल रहे तो परीक्षा में टॉप कर जाओगे। अगर जन जन तक आपने नहीं पहुंचाया, अपने घर बैठे रहे, तो हम शिक्षक रहे हैं, टॉप का रिजल्ट भी दिए हैं, फेल का भी दिए हैं, लेकिन हम समाजवादियों से पूरी अपेक्षा करते हैं कि इस बार हमारा समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी किसान, समाजवादी मजदूर, समाजवादी पार्टी में सद्भावना रखने वाले हर माता बहनें, देवियां और सज्जन जितने भी हैं, सभी का यह दायित्व है कि समाजवादी नीतियों के बारे में, अपने नेता की नीयत के बारे में जन जन तक संदेश देने की आवश्यकता है। और अगर यह संदेश दे करके आप कन्विंस कर लीजिए, कन्विंस करने में सफल हो गए, तो निश्चित तौर पर विजय नहीं, आपकी महाविजय होगी।
कन्विंस करना प्रारंभ कर दीजिए। अब नो टाइम, समय बचा नहीं है। 10 फरवरी से चुनाव भी है, 10 मार्च को परिणाम भी आने वाला है। जिस परिणाम के लिए आप 5 साल प्रतीक्षा किए हैं, उस परिणाम पाने के लिए रात दिन 10-20 दिन मेहनत तो कर दीजिए। हम ऐसे छात्रों को भी देखे हैं कि जब परीक्षा नजदीक आती है तो सोना जागना सब एक हो जाता है, रात दिन मेहनत करते हैं। ऐसे बच्चे ही टॉप करते हैं। तो पूरी अपेक्षा है कि आप टॉप कर जाओ मित्र, और अगर टॉप नहीं किए तो बड़ी पीड़ा आपको भी होगी, आप ही को ज्यादा होगी। वी आर आउट गोइंग, हम लोग तो अपना जीवन काफी जी चुके हैं। आज सबसे बड़ी पीड़ा होगी नवयुवकों को, क्योंकि आज संविधान खतरे में है, और वह संविधान जिसके तहत आपका देश चल रहा है, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। और अगर जिस दिन भारत का लोकतंत्र अगर आपको बचाना है, तो सबसे पहला काम यह है कि जन जन तक वोट मांग करके, वोट की विनती करके, रिक्वेस्ट करके वोट अपने खेमे में डालना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। और उधर लोकतंत्र चला गया, क्योंकि आज लड़ाई इस बात की है, समाजवाद वर्सेस फांसीवाद। फांसीवाद ताकतें, फांसीवाद वह सिद्धांत है जो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, और पूंजीवाद वह मतवाद है जो धर्म का आश्रय लेकर के पूंजीवाद का संरक्षण करता है। धर्म उनका बहाना है, इसीलिए मार्क्स ने इसको अफीम कहा था, धर्म को। और धर्म को का अफीम खिलाने में भाजपा के लोग लग गए हैं। आपको मानवतावादी सोच जन जन तक पहुंचाना है कि यार मित्रों, मानवतावादी बनो, धर्म सब एक है। क्या नफरत है? सर्वधर्म संभाव का यही अर्थ है कि हम हिंदू हैं, हिंदू बने रहें, हम मुसलमान का सम्मान करें। जो मुसलमान है पूरी निष्ठा से मुसलमान बना रहे, वह हिंदू का सम्मान करे। यही सर्वधर्म संभाव का सिद्धांत है। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से अगर कोई डीप स्टडी करेगा तो धर्म में कोई अंतर नहीं है। समय कम है, इस पर उस दिन हल्की चर्चा भी हमने की थी। नहीं, एक एक बिंदु बता दिया जा सकता है कि कहीं कोई डिस्पैरिटी की गुंजाइश नहीं है धर्म। तो इसलिए धर्म का बहाना एक नशा दे करके जनता को कभी कभी मिल जाते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि अरे मंदिर, तमका मंदिर बन रहा है तो ठीक है, रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, दवाई होगी, वह भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है यह स्टैच्यू कल्चर से बचाने के लिए। स्टैच्यू कल्चर का मतलब कि जिस मुल्क में बड़े बड़े दुनिया के धनाढ्य मुल्क हैं, लेकिन अगर 4-5 हजार करोड़ से किसी की स्टैच्यू बना दिया जाए, हम तो कहेंगे उस 4,000 करोड़ में 4 मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाए उसके नाम, जिसका स्टैच्यू बन रहा हो, वह प्रमाणित होगा और उसके नाम से सर्टिफिकेट बटेगा, वह ज्यादा जीवंत होगा। आवश्यकता है अकल लगाने की। तो स्टैच्यू कल्चर न पैदा हो देश में, वह दिन दूर नहीं जो भाजपा ने स्टैच्यू कल्चर पैदा कर दिया, आगे आने वाले दिनों में इसकी होड़ न लग जाए। तो इसलिए आवश्यकता है कि इस देश में आपको समाजवादी नीतियों के बारे में जन जन तक बात पहुंचाते हुए आपको यह बता देना है कि आपका भविष्य, आपकी पीढ़ी का भविष्य लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र तब रहेगा जब समाजवाद रहेगा तब। अगर समाजवादी व्यवस्था चली गई तो लोकतंत्र पर खतरा है, और लोकतंत्र जब खतरे में होगा तो पूंजीवाद आएगा। आज आप देख रहे होंगे कि कोरोना के काल में भी पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ती रही, गरीब गरीबी की ओर चलता रहा, गरीब और अमीर में लंबी खाई पैदा हो गई। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि अगर देश में खुशहाली लानी है, समृद्धि लानी है, तो समता को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना समता के कभी भी समृद्धि आ नहीं सकती। 80% लोग रोटी के मोहताज होंगे और 10-5% को आप अगर समृद्धि मानते हो तो माने, लेकिन समाजवादी इस समृद्धि को कतई स्वीकार नहीं करेगा। जहां प्रथम और अंतिम का अनुपात 1 और 10 का हो, वही समाजवाद है।
अगर हमारे पास 100 रुपया है तो आपके पास 1000 हो, नो फॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्ण साम्य संभव नहीं है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद में यह प्रमाणित किया कि किसी का 5 मंजिला मकान है और किसी का 1 है, तो उसका 4 तोड़ करके 1 के बराबर कर दो, समानता आ गई। लेकिन समाजवाद यह कहता है कि ना, 5 वाले को वही रोक दो और नीचे वाले को अपग्रेड करो, उसके बराबर पहुंच जाए। यह है समाजवाद, समझाना पड़ेगा। और कैसे रोक दोगे? आज अंबानी अडानी सबको रोक दो, वहीं उनके ऊपर 100% इनकम टैक्स कर दो। दुर्भाग्य है इस देश का कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनर भी 30% देता है, वो लोग भी 30 ही देते हैं। अंतर होना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारियों पूंजीपतियों को अगर उनके जहां पहुंचे हैं वहीं रोक दीजिए और उनसे 95, 96, 97% आप इनकम टैक्स लीजिए, उनके पास 3% बचेगा और वह रुपया उत्कर्ष में लगाइए जो भूमिहीन है, वह रुपया वहां लगाइए जिसके पास आवास नहीं, पेड़ के नीचे है, वह रुपया वहां लगाइए जहां हॉस्पिटल के लिए, टिकट के लिए, माने उसके लिए, टैबलेट के लिए लाइन लगाते हैं। तब विकास होगा देश का, तब दूरी कम होगी। 1 और 10 का अनुपात लाने का सिद्धांत है समाजवाद। और यह समाजवाद तभी आएगा जो हमने फार्मूला बताया कि जो बहुत अगड़ा है उसको रोको वहीं और उसको रोक दो, नीचे वाले को उसके पास धीरे धीरे पहुंचा दो, अपग्रेड करो। यह नीति है समाजवादी नीति, और इस नीति को बताना होगा। आज हमें राष्ट्र शासन की आवश्यकता है। समाजवाद को विस्तृत करने के लिए, समाजवाद को प्रभावी करने के लिए आवश्यकता है राज्य सत्ता की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने की कोई आवश्यकता नहीं, जनता को आवश्यकता है। जनता को आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप अपने पीढ़ियों का विकास चाहते हो, पीढ़ियों की चिकित्सा चाहते हो, पीढ़ियों की स्वास्थ्य की चिंता करना चाहते हो, उनके शिक्षित करना चाहते हो, तो समाजवादी नीतियों को स्वीकार करते हुए चुनाव चिन्ह साइकिल पर मतदान कराने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। मित्रों, बुद्ध धर्म अगर अशोक न होते तो बुद्ध धर्म का इतना व्यापक प्रचार न होता, राज धर्म बना। इसलिए